मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एग्जाम में पहले चैप्टर का बार बार रिपीट करता है। ये क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता ईंट मन के अस्तिया से बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है। बहुत ज्यादा बार ये रिपीट क्वेश्चन है, मतलब घुमा घुमा के इससे सवाल पूछा जाता है। तो आइए, वैसे दो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूं आप लोग के लिए। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए कैसे। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 100 में दाह संस्कार के प्रकारों का वर्णन करना है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में क्या करना है, 100 के दाह संस्कारों का वर्णन करता है। ये भी देखिए 2022 के पेपर में पूछा है और इससे भी काफी ज्यादा पहले भी पूछा है और बाद में पूछे जाने की बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, घुमा कर पूछ सकता है दाह संस्कार के 100, मतलब उस समय जो हड़प्पा सभ्यता था ना, तो उस समय क्या था ना कि सिंधु घाटी में 100 को दाह संस्कार मतलब दफनाने का या मरने के बाद जब इंसान मरता था तो उसको क्या करते थे। इंसान जब मरता था तो उसको क्या करते थे वो लोग, हम तो आंखों से देखने नहीं गए, लेकिन हमारे इतिहासकार कुछ बताते हैं जिसके आधार जिनके तथ्यों पर हम भी कुछ यहाँ पर बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें चाहे तो जितना बना करके लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखिए हड़प्पा देखिए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले सावधानों मतलब समझिए, वहां जो समझ रहे ना, वहां कब्रों में मृतकों को प्राय गर्तों में दफनाया गया था। गर्तों मतलब समझिए गड्ढा वड्ढा, एक तरह का एक बना करके गड्ढा वगैरह या एक साइज का बना करके जिसमें उसको रख दिया जाए, मतलब उसको दबा करके उसको बंद कर दिया जाए, वैसा कुछ बना करके ढांचा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कॉफिन, जैसे बना करके गड्ढा खोद कर बढ़िया से जगह पर एकदम, और जब एकदम बढ़िया से उसको बैठा देना गड्ढा जैसा, वैसे ही कुछ करके गड्ढा करके दफनाया गया था। ये कहां से मिलती, ये कहां से पता चलता है, ये हमारे इतिहास का जब खुदाई किए हैं तो उनको मिला है इस टाइप का 100, इसलिए वैसा मानते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कभी कभी सावधान के गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। अब ये सोचते थे इतिहास करके, क्या ये सबकी बनावट एक जैसे, मतलब सबका कब्र जो गड्ढा खोद के बनाया गया था, क्या सबकी साइज एक जैसी थी? नहीं, सबकी साइज क्या थी, अलग अलग। ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह की खुदाई करते थे तो वहां का जो गर्त होता था, वहां का जो कब्र होता था, वहां का जो मृतकों का दफनाया गया चीज होता था, वो सब होता था, उसके तरीके कुछ अलग होते थे, हर जगह अलग अलग डिजाइन से दफनाया गया था। ठीक है, आगे बोला जाए कि कुछ स्थानों पर गर्त यानी जो गड्ढों की जो छेद बनाकर रखते गर्तों पर ईंटें भी जोड़ी गई थी। ईंटें भी जोड़ी गई मतलब मान लीजिए कब्र बना दिए, मान लीजिए गड्ढा खोद दिए, गड्ढा के नीचे ईंटा बिछा देते थे बढ़िया से पक्का से, इधर साइड से भी ऊपर से धो के इसको तोप देते थे। ठीक है, तो ये नीचे ईंटा भी बिछाना होता था, मतलब नीचे ईंटा बिछाकर तब 100 को रखा जाता था। ये भी होता था कहीं कहीं जहां खुदाई से मिली है। संभवतः यह भिन्नता है सामाजिक विभिन्नता की ओर इंगित करती है, मतलब इससे ये पता चलता है कि समाज में भी अलग अलग तरह के लोग रहे होंगे। समाज में भी कैसे लोग रहते होंगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग उनकी समाज की भिन्नता होगी। जैसे आज समाज में कोई 100 को जलाता है तो कोई 100 को दफनाता है, कोई 100 को नदी में स्नान करवा देता है, मतलब दाह संस्कार, मतलब हर तरह से करते हैं ना इंसान। वैसे ही उस समय भी क्या था, उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों से उन्हें क्या मिले हैं, मृत भांड तथा आभूषण मिले। उन्हें कुछ कब्रों से क्या मिले हैं, मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं, आभूषण, मतलब कहीं कहीं कब्रों में क्या किया गया है कि जहां जहां कब्र बनाया गया ना, तो कब्र को खोदा गया है ना, तो खुदाई में इतिहासकारों को मालूम है क्या मिला है, कुछ जगहों पर ऐसा मिला है कि जो पुरातत्व उनको मिला है कि कब्र में उसके साथ तांबा की वस्तुएं, कांसा की वस्तुएं, बर्तन, ये सारे चीज भी उसके साथ दफनाई हुई अवस्था में मिली है कंकाल के साथ, ये लोग कहते हैं। और ये संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर अंकित करता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पर रीति रिवाज चलता होगा कि जब कोई इंसान मर जाएगा तो जितना भी वस्तुओं का भोग विलास किया वो सारी वस्तु उसके साथ क्या कर दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है
ये सब जिसके अनुसार इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु पर्यंत किया जा सकता है। मतलब इन वस्तुओं के मृत्यु के मरने के बाद उनको एकदम उनके लिए छोड़ दिया जाता है कि ले जाओ, तुम ऊपर जाओगे तो कैसे रहोगे, तुमको भी तो चाहिए ना कुछ, वैसे ही कुछ। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के ही जहां पर शव मिला है वही जैसे सिर्फ गहना होना मिला है मृत्यु बर्तन, जहां पर पुरुष है वह जैसे मिला है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो इंसान जिस तरह का आभूषण पहनता था उस समय और मर जाता था तो उसके साथ उसके आभूषण, उसके बर्तन, जो जो चीजें होती थी वो चीजें दफना दिया करते थे। ये उनके रीति रिवाज थे। ठीक है, शव दफनाने के रीति। सन 1980 के दशक मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुई खुदाइयों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, देखिए एक खुदाई की गई हड़प्पा करने से, तो वहां पर कब्र में खोपड़ी के समीप, तो जो खोपड़ी है ना उस खोपड़ी के करीब में 3 शंख के छल्ले, जिस पर एक प्रकार का उपरांत के मन के मतलब सोचते होते हैं वो आभूषण समझ लीजिए मन के, और सैकड़ों की संख्या में बारीक मनकों से बना हुआ आभूषण, वही मन के मतलब वही समझिए पत्थरों से जो क्या मतलब मन के मतलब आभूषण जो गहने बनाते थे। ठीक है, गहने जो तैयार होते थे, ठीक है, उनसे गहने मिला है। मतलब उसके शंख और उससे बने हुए आभूषण, मनकों से बना हुआ आभूषण, मतलब हीरे जवाहरात जो भी चीजें थी उन चीजों से बना हुआ क्या मिला है उनको, आभूषण। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण दफनाए गए थे, कहीं कहीं पर मृतकों जो कहीं कहीं निकाला गया तो वहां पर कहीं पर उनके साथ तांबे का दर्पण भी मिला है। शव को जब खोदा गया ना तो वहां से कब्र के साथ तांबे का शीशा भी, आईना भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये है, आप इसको बना कर लिख सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि लोथल कहां है, इतिहास के अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। यह भी 2022 के पेपर में पूछा है और ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो सीधे पूछता है कि लोथल कहां है, लोथल कहां अवस्थित है, ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है, तो सब्जेक्टिव की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आएगा एग्जाम में तब कैसे बनाइएगा 2 नंबर के लिए, तो देखिए ध्यान से क्या कीजिएगा कि लिखिए, देखिए इसको आप बना के लिख सकते हैं। लिखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। गुजरात, लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज का जिक्र नहीं किया है, ये जो है ना भोगवा नदी के पास स्थित है। कौन सी नदी, भोगवा नदी, जो साबरमती की उप नदी कहलाती है। जो साबरमती क्या होती है, उप नदी, यानी भोगवा नदी, भोगवा नदी के पास ही कौन सी है, ये हमारा लोथल है। ठीक है, और लोथल एक क्या है, एक बंदरगाह था। लोथल एक क्या था, बंदरगाह था, जहां से सामानों का आदान प्रदान विदेशों जगह में हुआ करता था। आइए समझिएगा, इस स्थान की खोज सन 1954 में भारतीय पुरातत्वविद SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्व व्यापारिक केंद्र था। जो लोथल था ना वो सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक का केंद्र था। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वहां से ऐसी चीजें प्राप्त हुई है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां से व्यापार की चीजें होती थी। जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया, पश्चिम की तरफ एशिया, पश्चिम एशिया की तरफ, पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया की तरफ तथा अफ्रीका तक किया जाता था। इसी कारण इस स्थान का महत्व, मतलब इन चीजों से ये पता चलता है कि इसी जगह से क्या होता था, बड़े बड़े व्यापारिक कार्य होते, क्योंकि ये एक समुद्र के किनारे था और ज्यादातर व्यापार किससे कर लिया करते थे, समुद्र के रास्ते से किया करते थे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।